जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी, डिटेक्टिव बुमरा एंड द केस ऑफ मुक्ति कोठरी भाग 2। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, हमें हाई पॉइंट्स देना ना भूलें ताकि हमारी कहानियां बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहें। एक बात और, हम स्पॉटिफाई पर भी हैं। हमारे पॉडकास्ट का नाम है कहानियां कहानीकार सुधांशु राय के साथ। वहां फॉलो जरूर करें। अब तक आपने सुना उत्तराखंड के सबसे हॉन्टेड प्लेस मुक्ति कोठरी पर पूजा के साथ रूह को छू जाने वाला हादसा होता है। उसके दोस्त मर जाते हैं और वो किसी तरह बच निकलती है। केस को सुलझाने के लिए डिटेक्टिव बुमरा को बुलाया जाता है। जब डिटेक्टिव सैम और डॉक्टर शेखावत वहां पहुंचते हैं तो देर रात उन्हें अंदर से कटर चलाने की आवाज आती है। अब आगे की कहानी। क्या करना है? सैम डरा हुआ था। अगर रहस्य से पर्दा उठाना है तो अंदर तो जाना ही पड़ेगा। पूजा ने इसी आवाज की बात की थी। डिटेक्टिव मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें हंसी आ रही है? वार्निंग है मेरी तरफ से। जो अंदर है वो कोई आम इंसान नहीं है। मेरी मानो तो बाहर से ही थोड़ा मुआयना करते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद तैयारी के साथ आते हैं। डॉक्टर शेखावत ने हिदायत दी। एक काम करते हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अगर कुछ भी इधर उधर नजर आया तो तुरंत वापस हो लेंगे। क्या कहते हो? बुमरा ने दोनों की ओर देखा। सैम और डॉक्टर को पता ही था, अगर डिटेक्टिव अंदर जाने की ठान चुके हैं तो फिर वो जाकर ही मानेंगे। खामोशी के बीच आती वो आवाज बेहद डरावनी लग रही थी। सैम बीच में था, बुमरा सबसे आगे और डॉक्टर सबसे पीछे। सैम के हाथ में एक लोहे का औजार था। डॉक्टर भी एक मशीन हाथ में लिए आगे बढ़ रहे थे। बुमरा ने पहले दरवाजे से अंदर झांक कर देखा। सिर्फ अंधेरा ही था। टूटे फूटे पुराने सामान अंदर पड़े थे। नीचे की जमीन पूरी काली थी, जैसे उन पर काई जमाई हो। दीवारें खोखली हो चली थी, लेकिन उन पर रेंगते कीड़े मकोड़े साफ दिख रहे थे। अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो जगह मनहूसियत से भरी हुई है। कुछ अनकही आवाजें वो साफ सुन सकते थे, जैसे उस पार चली गई आत्माएं उन्हें पुकार रही हों। एक दीवार पर तो सफेद चौक जैसे मटेरियल से कुछ लिखा था, अंग्रेजी में। पढ़ना मुश्किल था, लेकिन डॉक्टर का एक्सपीरियंस कब काम आता। उन्होंने करीब जाकर उसे देखा। आई कैन प्रिडिक्ट योर डेथ। डॉक्टर के शब्द जब सैम तक पहुंचे तो वो तुरंत उनके करीब आ गया। अरे लो, हो गया काम। अरे ये उसी डॉक्टर मॉरिस की लिखावट होगी। उसको बहुत मज़ा आता है लोगों को बताकर मारने में। मेरी मानो गिनती शुरू करते हैं और धीरे धीरे बाहर हो लेते हैं। मुझे तो लगता है पहले वो तुम दोनों को मारेगा, फिर मुझे तुम दोनों की लाशें दिखा दिखा कर मारेगा, ताकि मेरी आत्मा यहाँ चिल्ला चिल्ला कर भटकती रहे। श्श, चुप। बुमरा ने इशारा किया। यहाँ सिर्फ एक आदमी नहीं है, बल्कि कुछ और भी लोग महसूस होते हैं। डिटेक्टिव की बात सुनते ही डॉक्टर ने एक बीम लाइट निकाल ली। अरे हाँ, बिल्कुल सही। अब हमें उनको बता ही देना चाहिए कि हम यहीं हैं, आ जाओ। डॉक्टर साहब को थोड़ी जल्दी ज़्यादा ही है। लाइट बंद करो यार। वेट, ये नॉर्मल लाइट नहीं है। ये हमें उनको भी देखने में मदद करेगी जिनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते। डॉक्टर ने लाइट को चारों ओर घुमाया। जो उन सब ने देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। दीवारों पर न जाने कितनी लाशें लटकी थी। किसी के दिमाग खुले हुए थे तो किसी का हाथ पूरा खुला हुआ था। सब उनको घूर कर देख रहे थे, लेकिन कोई भी हिल नहीं पा रहा था। सब अपनी जगह पर लटके हुए थे। सैम की तो चीख निकल गई। भाई हमसे ना हो पाएगा, मैं तो निकला। लेकिन डिटेक्टिव ने सैम को पीछे से पकड़ लिया। अरे ये सब बस लटके हैं, तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ है जिसकी वजह से यहां से हिल नहीं सकते। डॉक्टर ने तुरंत लाइट वहां से हटा ली। कहाँ गए? अभी तो यही थे। सैम हड़बड़ा गया। अरे ये लाइट आम लाइट नहीं है। ये वाइब्रेशंस को पकड़ लेती है, इसलिए वो दिखता है जो नॉर्मली नहीं दिखता। डॉक्टर आगे बोलते
सैम ने झट से लाइट उनके हाथ से छीन ली। भैया ये मुझे दे दो प्लीज। डिटेक्टिव अब सचेत हो गए। कुछ भी हो जाए बस अलग दलग मत होना, खास तौर पर तुम सैम। अब सब कुछ साफ था। यहां जो गतिविधियां घट रही थी उसे आम इंसान तो नहीं झेल पाएगा। थोड़ा आगे जाते उन्हें एक जगह दिखी जहां कई कौवे एक साथ नीचे फर्श की ओर चोंच किए बैठे थे। लगभग 50 की संख्या में होंगे। जरा भी शोर नहीं करना, डॉक्टर फुसफुसाए। क्यों, कौवे सो रहे हैं इसलिए? सैम बोला। अरे नहीं, एक साथ इतने कौवों का यहाँ होना साफ संकेत है। जो यहाँ मरे उनकी आत्मा यहाँ से कभी निकल नहीं पाई, और अगर इनको हमारी भनक लगी तो वो होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शेखावत ने झट से आगे बढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन बूमरा वहीं अपनी जगह खड़े कुछ देखते रहे। उनकी नजर एक कौवे पर थी जो उन सबको घूर कर देख रहा था। ये देखते ही सैम तो कांप सा गया। उस कौवे की आंखें बेहद लाल थी, पांव कटे हुए थे, पर वो जमीन पर खड़ा कैसे था? उसके और जमीन के बीच गैप था, जैसे वो हवा में खड़ा हो। डॉक्टर शेखावत ने तुरंत एक मशीन ऑन कर दी, जिससे अजीब आवाज निकली। ये क्या किया आपने? बुमरा हैरान थे। अचानक वो कौवा हवा में ओझल हो गया, जैसे वो वहां था ही नहीं। वो कौवा नहीं बल्कि कौशोल थी। अगर वो ठान लेती कि उसे हम तक पहुंचना है तो उसे कोई नहीं रोक पाता। उसका कर्ज हम तक भी पहुंच जाता और वो हॉन्टिंग्स शुरू होती कि हम कभी भी पूरी तरह से इस जगह से बाहर नहीं निकल पाते। डॉक्टर के ज्ञान को देख डिटेक्टिव और सैम दंग रह गए। तभी सामने से कुछ रेंगता उनकी ओर बढ़ने लगा, और जब तक कोई कुछ समझ पाता डॉक्टर शेखावत अंधेरे में गायब हो गए। ये क्या हुआ? सैम की जबान लड़खड़ा गई। वो डॉक्टर को ले गया? रिलैक्स सैम, ब्रीथ, बुमरा बोलते रहे, पर सैम चक्कर खाकर वहीं गिर गया। उसके बाद जब सैम की आंख खुली तो पाया वो और डॉक्टर शेखावत एक स्ट्रेचर पर बंधे पड़े हैं और सामने कोई कुर्सी पर बैठा है। डॉक्टर, डॉक्टर, सैम चीखने लगा, लेकिन डॉक्टर होश में थे ही नहीं। क्या वो जिंदा भी थे? सैम की सांसें थमने लगी। तभी आवाज आई, तुम बीमार हो, तुम्हारे बचने की कोई संभावना नहीं, तुम्हारी मौत आज ही लिखी है, वो बीमारी तुम्हें ले जाएगी। सामने बैठा व्यक्ति बोल रहा था। सैम और तेजी से चिल्लाने लगा, डॉक्टर, डॉक्टर आंखें खोलिए, डॉक्टर, बूमरा। तभी डॉक्टर की आंख भी खुल गई। वो व्यक्ति कुर्सी से उठा और कटर को ऑन किया। सैम डर में बुदबुदाने लगा, बूमरा, बूमरा। वो व्यक्ति डॉक्टर की ड्रेस में था, सड़ा गला शरीर, पहने दांत, आंखें इतनी डरावनी कि रूह तक को भेद दे। डॉक्टर जल्दबाजी में खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मौत अब सैम के करीब थी। उस डॉक्टर ने कटर से सैम को चीर फाड़ दिया। शेखावत की आंखों के सामने बेरहमी से सैम को मौत के घाट उतार दिया गया। शेखावत खुद को आज़ाद कर उस डॉक्टर को निपटा देना चाहते थे, लेकिन वो कुछ भी कर पाने में असहाय थे। वो डॉक्टर अब शेखावत की ओर बढ़ा और पहले उनका पैर काट दिया। शेखावत चिल्लाते रहे। वो दर्द महसूस किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर उस डॉक्टर ने अपने दांत शेखावत के हाथों में गाड़ दिए और बुरी तरह काटने लगा, जैसे मांस और खून उसे बेहद भा रहे हों। कुछ ही पलों में शेखावत की सांसें भी थमने लगी। बस यही आवाज सुनाई दी, जब बताया तब ही तुम्हारी मौत हुई। धुंधली हालत में शेखावत ने बस इतना देखा, 7 नवंबर 11:40। वो जगह फिर से डर के साए में कैद हो गई। वो अंधेरा भटकती आत्माओं का बसेरा बन गया। वो चीखें जो लोग सुना करते थे, उन चीखों में कुछ चीखें और शामिल हो गई। सैम और शेखावत दोनों ने ऐसी मौत का आभास किया जिसके बाद शायद उनकी रूह फिर से सुकून तलाश नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे रात गहराई, लेकिन बूमरा की कोई खबर न थी।
अचानक ऐसा क्या हुआ कि तीनों एक दूसरे से अलग हो गए? बुमराह क्यों सैम और डॉक्टर को बचा नहीं सके? कई सवाल थे जिसके जवाब सिर्फ बुमराह के पास ही थे। अचानक एक पक्षी की आवाज आई। वो पक्षी आम नहीं था। इस आवाज ने सैम और डॉक्टर की आंखें खोल दी। सैम खुद को छू छू कर देखने लगा। डॉक्टर, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। शेखावत को भी यकीन नहीं हुआ। उनके सामने ही तो सैम को उस मॉरिस ने बेदर्दी से मार दिया था। फिर उसके बाद वो भी तो मर गए। दोनों होश संभाल पाते। उन्होंने पाया उनके सामने कुर्सी पर डॉक्टर मॉरिस बैठा है। वो बस उन दोनों को घूरे जा रहा था। तो जैसा कि मैंने तुम दोनों को दिखाया, तुम दोनों 7 नवंबर यानी आज ठीक रात 11:40 मरोगे। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। इतना कहते ही डॉक्टर मॉरिस ने दोनों को स्ट्रेचर पर लिटा दिया और ठीक उसी जगह ले गया जहां शेखावत और सैम ने खुद को मरता महसूस किया था। हमें इसने अभी तक मारा नहीं है। इसने हमें पहले हमारी मौत का टाइम और डेट बताया और अब बिल्कुल वैसे ही मारेगा। डॉक्टर बुदबुदाने लगे। सैम फिर से उसी दर्द को महसूस करना नहीं चाहता था। वो बुरी तरह चिल्लाने लगा, बुमराह, बुमराह। तभी सैम को याद आया। उसने अपनी शर्ट की जेब में वो बटन चेक किया और दबा दिया। डॉक्टर मॉरिस कटर लेकर अब सैम की ओर बढ़ने लगा। सैम यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि बुमराह उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा। शेखावत भी पुरजोर कोशिश कर रहे थे खुद को छुड़ाने की। मॉरिस ने कटर सैम के शरीर पर लगाया ही था कि एक जोरदार आवाज हुई और मॉरिस हवा में गायब हो गया। सैम ने आंखें खोली। वो अपनी आंखों को नीचे मान चुका था। मृत्यु अब उसे कटक कर ही दम लेगी। धुंधली आंखों से उसने देखा सामने डिटेक्टिव बुमराह खड़े हैं। सैम की जान में जान आई। अरे भाई, कहाँ थे तुम यार? सैम ने भारी सांस ली। इंतजार कर रहा था जब तुम पूरी शिद्दत से मेरा नाम लोगे तो मैं आ जाऊंगा। बुमराह ने तुरंत शेखावत को भी आजाद किया। चल क्या रहा है यहाँ? हमें तो लगा हम मर चुके हैं। शेखावत हैरान थे। इन सब का जवाब मैं बाद में दूंगा। अभी फिलहाल एक काम करना है। डिटेक्टिव आगे की ओर निकल गए। सैम और शेखावत भी उनके पीछे हो लिए। कोठरी के ठीक दाईं ओर जमीन में धंसा एक पुराना संदूक था। किसी तरह उन तीनों ने मिलकर उसे निकाला। बुमराह ने उसे तोड़कर खोला। अंदर एक पुरानी घड़ी पड़ी थी जिसकी सुइयां रात के 11:40 पर रुक गई थी। बुमराह ने बिना देरी के उस घड़ी को पटक कर तोड़ दिया और आग जलाकर उसमें फेंक दिया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बुमराह ऐसा क्यों कर रहे हैं। जाते वक्त सैम ने बीम लाइट को उसी दीवार की ओर किया जहां लोग लटके थे, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। बाहर निकल जब वो जाने लगे तो तीनों ने छत पर डॉक्टर मॉरिस को खड़ा जरूर देखा। डिटेक्टिव को सारा केस समझ आ गया। सीधे जाकर वो पूजा से मिले। पूजा डरी हुई उनके पास आई। क्या हुआ? अब मेरे दोस्तों की लाशें मिल गई आपको? डिटेक्टिव बुमराह पहले उसे देखते रहे, फिर बोले, तुम्हारे दोस्त अभी जिंदा हैं। इस बात को सुनते ही सैम और शेखावत दोनों हैरान हो गए। अरे क्या बोल रहे हो? सैम धीरे से बुमराह के कान में बुदबुदाया। क्या कह रहे हैं आप? पूजा को समझ नहीं आया। आपने जो भी देखा, जिनको भी मरते देखा, उसके जरिए डॉक्टर मॉरिस की आत्मा आपको आपकी मृत्यु और आपके दोस्तों की मृत्यु का समय बता रहा था। याद है आपको कोई समय? पूजा सोच में पड़ गई। हाँ, शायद 12:30। ये टाइम मेरे दिमाग में अटक सा गया है। मॉरिस पहले समय बताता है या दिखाता है और फिर उसी समय मारता है ताकि वो प्रूव कर सके कि उसकी भविष्यवाणी सही है। पर आप किसी तरह बच गई। आपके दोस्तों को तो मैंने ढूंढ लिया। वो अब पास के ही हॉस्पिटल में है। जल्दी वो आपसे मिलेंगे। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुमराह का हाथ पकड़ लिया। थैंक यू। बुमराह मुस्कुराए और वहां से निकल गए। तीनों वापस गुड़गांव लौट आए। शाम सूरज को ढलते तीनों छत से देख रहे थे। अरे भाई, अब बताओ, सब साफ साफ। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है। सैम बोला, जैसे तुम दोनों को उसने तुम्हारी मौत का टाइम और डेट पहले दिखाया, उसने ठीक वैसे ही पूजा और उसके दोस्तों को दिखाया।
पर पूजा किसी तरह निकल गई, और वो ना तो पूजा को मार पाया और ना उसके दोस्तों को। जब हम वहां मुक्ति कोठरी में गए तो अचानक कुछ रेंगती चीज़ों ने तुम दोनों को खींच लिया। तुम्हें खोजते हुए मैं एक छोटी सी जगह पर पहुंचा जहां जादू टोने जैसा कुछ हुआ था। वहां मुझे पूजा के दोस्त भी मिले। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने खुद को मरते हुए महसूस किया। फिर जब आँख खुली तो जिंदा थे। जब तुमने वो अलार्म बटन दबा के बजाया तो मैं समझ गया, मॉरिस की आत्मा को फिर से किसी ने बुलाया, जादू टोने की मदद से। शायद उसे डॉक्टर मॉरिस की घड़ी मिली, और वो वही घड़ी थी जिसमें समय देखकर मॉरिस लोगों को उनकी मृत्यु बताता था। घड़ी टूटी, वहीं मॉरिस का चक्र भी खत्म। लेकिन हमने जो डेथ रियल में महसूस की, कैसे? शेखावत जानना चाहते थे। वो बताता था कि वो तुम्हें ऐसे ही मारेगा, लेकिन टाइम और डेट वही रहेगा। तुम दोनों जब मरे तो वो बस उसका तरीका था। असल में तो तुम लोग उस कोठरी में पड़े थे, लेकिन उसने साफ कर दिया कि उसके बताए समय पर ही तुम लोग मरोगे। अब क्या होगा? सैम ने पूछा। देखो, शायद अब वो किसी को मार ना पाए, क्योंकि घड़ी तो अब है ही नहीं। टाइम और डेट कैसे बताएगा? लेकिन वो था तो अभी भी वहीं। लोगों को आगे भी वहां से आवाजें जरूर सुनाई देंगी, उनकी जिनकी मौत मॉरिस के हाथों हुई। मेरे हिसाब से अब वो शिकार तो नहीं कर पाएगा। सूरज डूबते डूबते वो तीनों डॉक्टर शेखावत के एक्सपेरिमेंट्स की बातें करने लगे। मित्रों, याद रहे, हमारी कहानियों को हाई पॉइंट्स जरूर देते रहें, ताकि हमारी कहानियां बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहें। आपको बता दूं, हम स्पॉटिफाई पर भी हैं। हमारे चैनल का नाम है कहानियां कहानीकार सुधांशु राय के साथ। हम स्पॉटिफाई पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। आप मुझे वहां पर आकर फॉलो कर सकते हैं और कहानियों को वहां भी सुन सकते हैं। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।